बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको शब्द विचार पर पढ़ाने चल रही हूँ, शब्द विचार पढ़ाने चल रही हूँ। यानी मैंने भाषा के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द का टॉपिक चुना है, क्योंकि जिस क्रम में व्याकरण का विकास हुआ है उसी ढंग से मैं आपको ले चल रही हूँ। तो आपका अगला टॉपिक है शब्द विचार, जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख दे रही हूँ। शब्द विचार। शब्द विचार कहने का तात्पर्य ये है कि कैसे हम वर्णों से शब्दों की ओर आते हैं। तो आपको पहले मैंने बता दिया था ये कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास सिर्फ ध्वनि होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी ध्वनि जो होती है स्वर में परिवर्तित होती है। स्वर के बाद वो व्यंजन मिलाना सीखता है। तो पहले वो स्वर के साथ व्यंजन मिलाता है, फिर वो व्यंजन के साथ व्यंजन मिलाता है, और इसी क्रम में फिर व्यंजन के साथ स्वर भी मिलने लगते हैं। तो उलट फेर के वो शब्द बनाना सीख जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि शब्द क्या है। तो वास्तव में यदि कहा जाए तो जो हम बोलते हैं उनमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी वर्णों का सार्थक मेल। यदि मैं कहती हूं कि राम लिखना है तो रा और मां ये सार्थक मेल है। राम आम खाता है, इसमें जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं या जितने भी पद प्रयोग किए गए हैं वे क्या हैं? वो शब्द हैं। उन्हीं का सार्थक मेल अंत में वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि शब्द क्या है। शब्द क्या है? आप ये लिखिए या लिख सकते हैं कि शब्द की परिभाषा। अब अगर मैं एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद पढ़ूं और उसको सुन करके आपको समझ में आ जाएगा कि तमाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य निर्मित होते हैं, लेकिन वास्तव में एक या अनेक वर्णों की बनी सार्थक और स्वतंत्र इकाई शब्द कहलाती है। कहने का मतलब कि शब्द जो होता है वो स्वतंत्र होता है, किसी भी प्रकार के बंधनों में युक्त नहीं होता है। लेकिन जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब ये शब्द नहीं रह जाता, तब हम इसे पद कहने लगते हैं, क्योंकि ये शब्द अब स्थान परिवर्तित करके कारक चिन्हों के माध्यम से, विभक्ति चिन्हों के माध्यम से वाक्य में प्रयुक्त सब शब्दों का एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध होता है। ये स्वतंत्रता इनकी भंग हो जाती है, स्वतंत्रता इनकी खत्म हो जाती है और स्वतंत्र नहीं रह जाते। तो इसलिए शब्द बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। तो शब्द क्या है मैं उसको समझाने के साथ साथ अब लिखने चलती हूं आपके लिए। एक या अनेक, एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक और स्वतंत्र इकाई, सार्थक और स्वतंत्र इकाई शब्द कहलाती है। शब्द कहलाती है। अब कहने का मतलब, यदि हम यहां लिख दें म क ल और आपसे कहें कि ये शब्द है, तो आप तुरंत आपका उत्तर ये होगा कि इसका कोई अर्थ नहीं है, ये शब्द नहीं है। लेकिन अगर इसी चीज को हम परिवर्तित करके ऐसे लिखेंगे तो आपको कहेंगे पढ़िए, तो आप कहेंगे कमल, कमल का मतलब होता है फूल। अगर इसको कह दें कलम तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि पेन। तो इस तरीके से देखा जाए तो वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। यदि इस परिभाषा को और संक्षिप्त करना है या वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है।
बिल्कुल संक्षिप्त सी परिभाषा, उदाहरण आप कोई भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे पुस्तक, पेड़, राम, आगरा, वाराणसी, कुछ भी लिख दीजिए, सारा कोई न कोई शब्द होगा। कमल, कलम इत्यादि कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी वर्णों को हम सार्थक रूप में मिलाएंगे और वो कोई एक अर्थ ग्रहण कराएगा, वो हमारा शब्द कहलाता है। जब तक इसका अर्थ ग्रहण नहीं होगा तब तक ये शब्द नहीं कहा जा सकता। ये इसकी परिभाषा कह सकते हैं या शब्द क्या है इसे कह सकते हैं। तो ये जानने के लिए मैंने इस आपको बता दिया कि क्या। अब अगर इसकी विशेषताएं पूछी जाए कि अब शब्द की विशेषताएं क्या हैं, तो क्या क्या चीजें इसकी विशेषताएं बन सकती हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले कि शब्द एक या अनेक वर्णों का मेल है। शब्द एक या अनेक वर्णों का मेल है, एक विशेषता तो सबसे बड़ी यही हो गई। फिर उसके बाद देखिए दूसरी विशेषता क्या है। एक एक में ये अपने में जो ये शब्द होता है स्वतंत्र होता है। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई कि शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, मतलब इसका अन्य शब्दों से कोई मेल नहीं, अपने स्वतंत्र रूप में रहेगा तब तक इस शब्द कहलाता है। फिर प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ निश्चित है, ये भी इसकी विशेषता हो गया। तो सबकी विशेषता हम बताते चल रहे हैं। और शब्दों के माध्यम से भाव स्पष्ट होते हैं, यानी वो शब्द जो रहते हैं जब आपके मन में, जैसे आपने जब ये सोचा कि कलम की बात आपको करनी है, अब कलम कहने के साथ आपके दिमाग में वो चित्र बनेगा, तभी आप कलम, जैसे मैंने कलम कहा तो आपके दिमाग में वो कलम का चित्र आ गया कि हाँ कलम ऐसी होती है। कमल कह रहे थे यानी कमल के फूल का एक चित्र आ गया, तब जाकर के वो है जो कमल कहलाएगा, यानी वो चित्र दिमाग में भाव अर्जित करते हैं, भाव को जन्म देते हैं। तो ये अपने में एक तरीके से देखा जाए तो स्वतंत्र रूप से भावों को जन्म देने का कार्य करते हैं। तो अगर आपसे कभी विशेषता पूछी जाए तो आप इस विशेषता को इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं कि भाषा क्या है और उसकी क्या विशेषता है। अब देखिए, इसके पहले मैंने आपको शब्द संयोजन, वर्ण संयोजन सिखाया था। जैसे अगर हम कहते हैं कमल शब्द कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस ल प्लस अ, ये बन गया कमल। ये आपका बन गया कमल। ये वर्ण संयोजन हो गया, वर्ण संयोजन हो गया। अब यही वर्ण संयोजन जो है शब्द में परिवर्तित हो रहा है, तो ये कमल बाद में जाके क्या बन जा रहा है, शब्द बन जा रहा है, शब्द बन जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये शब्द जब निर्मित हो गया तो हम शब्द संयोजन करते हैं। शब्द संयोजन क्या है, देखिए, कमल तालाब में
खिलता है। अब तालाब में खिलता, अब ये तमाम शब्दों ने मिलकर यहां पर शब्द संयोजन किया, शब्द संयोजन हुआ तो बना क्या, वाक्य बन गया। अब आपका क्या हुआ कि ये वाक्य में परिवर्तित हो गया, यानी इसका जो रूप है, शब्दों का जो संयोजन था वो वाक्य निर्मित कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि ये स्वतंत्र कब परतंत्र हो जाता है। अब ज्यादा इसकी जो स्थिति है, स्वतंत्र की स्वतंत्रता कब छिनती है, ये देखिए। तो इसको समझाने के पहले मैं थोड़ा सा किनारे हट रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब करने चल रही हूं, फिर मैं आपको इसके अगला स्टेप जो है वो समझाने की कोशिश करती हूं। अब मैं आपको इतना समझा दूं कि वर्ण, सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये एक कड़ी है। ध्वनि, ध्वनि से वर्ण, वर्णों में पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर मेल कैसे होता, देखिए पहले वो कड़ी में समझा दूं आपको कि कैसे ये कड़ी बनी है। देखिए कड़ी समझा लूं कैसे हम वाक्य तक पहुंचे। सबसे पहले ध्वनि, जन्म के साथ क्या आती है, ध्वनि आती है। ध्वनि कैसे बदली, आपके स्वर में परिवर्तित हो गई। अब स्वर के बाद क्या आया, व्यंजन आया। स्वर, ध्वनि जो रहती है वर्ण में परिवर्तित हुई, वर्ण में परिवर्तित हुई। वर्ण में पहले आया क्या, स्वर आया। स्वर के बाद क्या आया, व्यंजन आया, व्यंजन आया। अब इन दोनों का मिलाप होगा तो पहले स्वर मिलेगा प्लस व्यंजन होगा। पहले स्थिति पर यही मिलता है, सबसे पहले ये मिला तो क्या आया, शब्द आया, शब्द आना शुरू किया। अब उसके बाद क्या होगा, इसका परिवर्तित रूप कई तरीके से हो सकता है। आगे बढ़ेगा तो ये व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकता है, बन जाए, या हो सकता है कि और आगे बढ़े तो व्यंजन प्लस स्वर हो जाए। तो इस तरीके से आगे पीछे करके किसी भी रूप में ये जो है शब्द बन जाएगा, हर प्रकार में ये शब्द बनता चला जाएगा। अब शब्द का वर्णित रूप क्या है, अब शब्द जो है सार्थक मेल होने लगा शब्द का। शब्द का जब सार्थक मेल हुआ, अर्थ ग्रहण कराने लगा, अर्थ ग्रहण कराया, तब क्या बन गया, वाक्य बन गया। अब जब वाक्य में शब्द मिला, वाक्य में शब्द आया तो इसका नाम परिवर्तन हो गया, नाम परिवर्तन हो गया। तो मैंने आपको एक कड़ी समझाई, यहां पर एक कड़ी समझाई कि कैसे ध्वनि से हम वाक्य तक आते हैं और कैसे ये शब्द वाक्य में परिवर्तित होते हैं, तो इनका नामकरण अलग हो जाता है। यानी जो इसका अगला हिस्सा है वो है शब्द और पद। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है और शब्द अपने में एक सार्थक इकाई है। लेकिन जब हम कहते हैं कमल तालाब में खिलता है, सूरज पूरब में उगता है, नदी लहराते हुए बह रही है, हवा बह रही है, ये तमाम ऐसे वाक्यों को जिनमें कोई कारक चिन्ह भी नहीं दिख रहे, फिर भी इनका आपस में संबंध है। ये एक दूसरे से जब जुड़ रहे हैं तभी ये जाकर के अर्थ ग्रहण करा रहे हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि अर्थ ग्रहण कराने के लिए अब जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लगता है तब इसकी स्वतंत्रता छिन जाती है। तो शब्द और पद क्या है, पहले मैं बता दूं। शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, परंतु जब शब्द
वाक्य में जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ ग्रहण कराता है तब शब्द को हम पद कहते हैं। अब आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि शब्द और पद में क्या अंतर है, तो आप सीधे सीधे कहिए शब्द स्वतंत्र होता है, पद स्वतंत्र नहीं होता। शब्द वर्णों का मेल है, पद वर्णों का मेल नहीं है। ये वाक्यों में पद का प्रयोग होता है। फिर वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो, स्वतंत्र कारक चिन्हों के माध्यम से रहकर भाषा का ज्ञान कराते हैं, वाक्य का अर्थ ग्रहण कराते हैं, तब ये जाकर क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं पद। यानी कि स्थान परिवर्तित होते ही जिस कमल को मैंने सिर्फ ये कहा था कमल है, वहां मैंने लिखा था स्वतंत्र इकाई, अब वो स्वतंत्र इकाई शब्द हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा कमल तालाब में खिलता है, तो कमल स्वतंत्र नहीं रहा, उसका संबंध तालाब से भी है, खिलने से भी है और संयुक्त क्रिया के रूप में है से भी है। इस किसी एक शब्द को बीच से हटा देंगे, ये अर्थ ग्रहण नहीं कराएगा, अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में बस स्थिति ये बनेगी कि बस शब्द जो है वो निरर्थक हो जाएगा। लेकिन जब अब इसकी परिभाषा क्या हुई कि शब्द स्वतंत्र होता है, पद स्वतंत्र नहीं होता। शब्द वर्णों का मेल है, पद जो है वाक्यों में प्रयुक्त शब्द है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसकी जो परिभाषा है वो अलग अलग होती है। जैसे लिखते हैं, जैसे कमल शब्द हो गया, फिर कमल तालाब में खिलता है। अब यहाँ पर कमल जो है वो पद हो गया, यहाँ शब्द था। ये इसका अंतर है। तो आपको इतना जानना आवश्यक है क्या शब्द और पद में क्या अंतर है। तो अब मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बढ़ती हूं। तो अब देखिए, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। तो इसके साथ साथ मैं शब्द को यहां मैंने लिख दिया, पद की परिभाषा भी लिख देती हूं। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। उदाहरण मैंने पहले ही शब्दार्थ समझा दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको मिटाती हूं और अब आती हूं शब्दों के वर्गीकरण पर। अब देखिए, शब्द बहुत तरह के होते हैं। वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं उनकी अलग अलग रूप होता है। कई तरह के शब्द हम भाषा में प्रयोग करते हैं, यद्यपि हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता ये शब्द कौन से हैं। प्रयोग हम करते हैं, बोलचाल की भाषा में सीखते हैं, मगर हम उसको भली प्रकार से ये नहीं समझ पाते व्याकरण के नियम के अनुसार से
ये नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में ये किन कारणों से अलग अलग रूपों में हमें मिलते हैं। तो ये समझाने के लिए ही मैं अब आपको आगे बताती हूँ शब्दों का वर्गीकरण। तो हम अब पहुंच गए हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण। अब ये क्या है कि हिंदी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है, जिसमें बहुत तरह के भाषा का जो है वो प्रयोग होता है। बहुत तरह हिंदी भाषा का शब्द भंडार जो है वो अत्यंत विशाल और समृद्ध है। इसमें पृथक पृथक भाषाओं के शब्द आ जाते हैं। संस्कृत से आ रहे हैं, कुछ उर्दू से आ रहे हैं, कुछ अरबी से आ रहे हैं, कुछ फारसी से आ रहे हैं, और इस प्रकार हिंदी के होके रह जाते हैं कि उसे देखिए तो आपको ये भी समझ में नहीं आता कि ये हिंदी के हैं भी कि नहीं। जैसे पानी शब्द को ले लीजिए, जैसे स्कूल शब्द को ले लीजिए, जैसे स्टेशन शब्द को ले लीजिए, जैसे हॉस्पिटल शब्द को ले लीजिए, जैसे पेपर शब्द को ले लीजिए, तमाम ऐसे, फ्रिज ले लीजिए, तमाम ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को अगर हम प्रयोग करें तो इनका ये नहीं स्पष्ट होता कि ये और भाषा के हैं या हमारी खुद हिंदी की। इसीलिए हिंदी को बहुत धनाढ्य मानते हैं कि तमाम भाषाओं के शब्दों को लेके ये धनाढ्य हो गई है, बहुत धनी है, हर तरह का प्रयोग ये करती है। तो मैं शब्दों के वर्गीकरण आपको समझा देती हूँ। तमाम दूसरी भाषाओं के भी शब्द इन्होंने ग्रहण किए हैं। तो सबसे पहले वर्गीकरण का जो आधार है वो 4 है। शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, बनावट के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो ये 4 प्रमुख वर्गीकरण के आधार हैं। इनके अंतर्गत भी बहुत सारे शब्दों के प्रयोग के है कारण कि कैसे कैसे शब्द हिंदी भाषा में आकर किस किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे समझने के लिए मैं आगे आपको क्रमशः पढ़ाती चलूंगी। लेकिन शब्द बहुत विस्तृत पाठ है, क्योंकि शब्द कैसे ध्वनि से निकलकर शब्द बना और शब्द से कैसे हम वाक्य में चले गए, ये एक विस्तृत हिस्सा है। इसीलिए व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों के गोल गोल घूमते हुए जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? व्याकरण कहलाती हैं। यानी व्याकरण क्या है? भाषा का समुचित ज्ञान, पूर्ण ज्ञान जो है वो भाषा का जो है वो व्याकरण कहलाता है। तो इसीलिए हमको तीनों पर बराबर विचार करना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के का वर्गीकरण हेडिंग डालती हूँ। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वह मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ। पहले मैं ओरल समझाऊंगी, फिर आपको लिखाऊंगी। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 है।
तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो है वो 4 प्रकार के हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। यानी हमारी हिंदी जो है वो किस प्रकार धनाढ्य हुई है उसे समझने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हमारी हिंदी में शामिल हो गए हैं। और हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। तो पहले मैं समझा रही हूँ, उसके बाद मैं इसको लिखवाऊंगी। तो अभी आप पहले समझ लीजिए कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, और देवनागरी ही लिपि जो है वो संस्कृत की है। अब संस्कृत के तमाम ऐसे शब्द जो इतने सामान्य थे कि वो हिंदी के हैं अथवा संस्कृत के हैं, ये जानना बहुत कठिन था। तो दोनों की लिपि समान होने के कारण वो धीरे धीरे किसमें समाहित हो गए, हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। इसीलिए ये मानते हैं कि हिंदी जो है वो संस्कृत की बहन है, दोनों सगी बहनें हैं, इसलिए इसकी भाषा में भी ये सारी चीजें आती हैं। तो मैं सबसे पहले तत्सम शब्द की हेडिंग डालती हूँ और शब्द का अर्थ आपको समझाती हूँ। तत्सम शब्द, देखिए इसमें 2 प्रकार के शब्द आए हैं, तत्, धन, सम। इसका मतलब समझिए, तत् का मतलब होता उसके और सम का मतलब होता समान। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, उसके समान। अब उसके समान, तो प्रश्न उठता है किसके, किसके समान। तो हमारी हिंदी जो है वो किसके साथ आई है, संस्कृत के साथ। तो उसके समान यानी संस्कृत के समान। अब इसकी परिभाषा देखिए, आपको अपने आप याद हो जाएगी कि अगर हम कह रहे हैं कि उसके समान, यानी कि हिंदी के जो शब्द हैं वो संस्कृत के समान दिखने लगे तो वो तत्सम है। उसके समान अर्थात इसकी परिभाषा पर यदि बात करें तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे इसका प्रयोग होता है, कैसे इसका रूप होता है। तो आपको मैंने इसीलिए शब्द का संधि विच्छेद करके पहले समझाया कि तत्सम, उसके समान। अब प्रश्न उठता है किसके समान, तो हमारी हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से आई है। संस्कृत उसकी जननी कहिए, बड़ी बहन कहिए, जो भी कहिए, वहां से वो हमें मिली है। तो हमने क्या किया है, संस्कृत के तमाम ऐसे शब्दों को जो हमें ऐसा लगा कि हिंदी में भी वो आसानी से ग्रहण किए जा सकते हैं और अर्थ ग्रहण कराते हैं, उनको हमने हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया। तो हिंदी और संस्कृत समान हो गई, और ऐसी स्थिति में जो ये परिभाषा है तत्सम की वो बिल्कुल सही है कि तत्सम जो है वो संस्कृत के समान। तो अब इसकी परिभाषा की चर्चा करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या कहती है। अब इसकी मैं परिभाषा लिख देती हूं। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होने लगे। अब देखिए, ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होने लगे वो तत्सम कहलाए। जैसे लिख दूं, जैसे वायु, अग्नि, जल, वायु, अग्नि, जल, वृक्ष, वर्ष, तमाम ऐसे शब्द हैं, एक तो नहीं है जिनको कि मैं आपको बताऊं आपको समझ में आएगा।
ऐसे तमाम ऐसे शब्द हैं जिनको कि मैं ये मान के चलूं कि अगर ये तत्सम शब्द कहते हैं तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैंने तो अभी आपको उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं सिर्फ उतना बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैं किनारे हटती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब मैं इसके आगे की चीज को लेकर अपने अगले वीडियो में मिलूंगी, तो आप तब तक मेरे साथ लगातार जुड़ते रहिए और लगातार वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपने बीच से वीडियो नहीं देखा तो वो आपका क्रम बिगड़ जाएगा। तो जब तक पूरा शब्द का पाठ आपका पूरा नहीं होता, आप उसको लगातार देखिए। आपको सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये हिस्सा शब्द विचार का, ये उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद है जिसमें मैंने सिर्फ तत्सम बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।